कुड़ियां जेहड़ियां होंदियां जो मर्जी ओह् आखगन उ'नेंगी कोई फर्क नहीं है बेचारियां जिन्नी जीने मरने की कसम खागन। एक सरकारी नौकरी तुस कड्ढिया मारो खत्म थोड़े जेह्ड़े हैन ना वो स्कार्स जिसी आखदे न वो छप्पी जाने। देखो राजमा चावल के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसे सांप का जहर के साथ। अब जब हम लोग देखते हैं कपल्स बैठे हुए हैं, हाँ, वो जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, हमारे मन में वो बात आ जाती कि बीर जी थोड़ा भी कुछ ही आना एक दिन उन्हें तुसे आखू ना एक दिन कि अब्बा नहीं मानने मैंने बहुत कोशिश की ये पता नहीं उन्हें घर गल गै नहीं कीती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत हंसी मजाक वाला होने वाला है। आज हमारे साथ एक डोगरी स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका नाम है शुभम गुप्ता उर्फ तांत्रिक। वो उधमपुर से हैं और उनके साथ हम बातें करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी के बारे में और बहुत कुछ, स्पेशली राजमा चावल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है, स्पेशली पॉज के लिए, क्योंकि पॉज के फर्स्ट कॉमेडियन जो वायरल हुए थे आज हमारे बीच में है शुभम उर्फ तांत्रिक। जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। थोड़ा क्यों, मैं तो पूरा बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि मैं जेंट्स हूँ और दूसरा मेरा नाम शुभम गुप्ता है जो कि बड़े कम लोग जानते हैं। हाँ जी। और मेरे बारे में एक बड़ी चीज़ जो शायद कई लोगों को नहीं पता है कि आई वॉज बॉर्न इन चाइल्डहुड एंड माई मदर इज़ लेडीज़। ओके। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, मेरी शक्ल पे मत जाएं, हरकतें तो चलो मेरी जैसी हैं। और सिंगल हूँ, बिल्कुल छड़ा छांट। ये इस हाथ में वो लकीर ही नहीं है मेरे वाले में। हाथ में वो होता है ना लड़की वाली लकीर, शादी वाला, वैसा कुछ मेरे हाथ में है नहीं है। हाँ, बाद में कुछ जैकपॉट मेरा लग जाए, वो अभी कुछ लोग मांग रहे हैं ना, भोले बाबा दे दे नोट छापन दी मशीन। मैं 16 सोमवार के व्रत सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि नोट छापने मशीन में कि नहीं तो वह कोई गल नहीं खर्चने वाली सोइया बस। आपने भी बताया कि आप इंजीनियर हैं जी। कैसे विचार आया आपको इंजीनियरिंग करने का? बस वैसे ही मुझे विचार आया कैसे आया कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क को शांति का संदेश देने का आता है ना बस वैसे ही मुझे विचार आ गया। एक दिन मैं सवेरे उठा, फर्स्ट क्लास बगैर ना आता मैं बुरश बारश किया तो मेरी याद आया मैं चलो इंजीनियर बनने, तो मैं बन गया। अरे विचार कैसा आया है, वो होता है ना कि घर वालों को कुछ भी करना है बस इसी करा कड्डो, बाहर पे जो रोक देना सुधरी आना। अब कहीं और तो मेरा नंबर आया नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मैं बिल्कुल वैसा था जैसे अंग्रेज हिंदी में होते हैं। तो फिर मैं पहुंच गया इंजीनियरिंग करने और फिर मैं एक सफल इंजीनियर बन के वापिस आया। और इतना सफल मैं हुआ कि मुझे खुद को प्राउड फील होता है कभी कभी कि मेरा जैसा कोई नहीं है इतना सफल बने कि गवर्नमेंट जॉब ली जम्मू में रह के। गवर्नमेंट जॉब का तो ऐसा है ना कि हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट दफ्तर हमने यार गली गली खोले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। हाँ, होता है कि भाई सरकारी नौकरी होगा तो वहीं रिश्ता शैल भी जाना। कुड़ियां जेहड़ियां होंदियां जो मर्जी ओह् आखगन उ'नेंगी कोई फर्क नहीं है बेचारियां जिन्नी जीने मरने की कसम खागन। एक सरकारी नौकरी तुस कड्ढिया मारो खत्म थोड़े जेहड़े हैन ना वो स्कार्स जिसी आखदे न वो छप्पी जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम गवर्नमेंट जॉब पे ही सब कुछ रहोगे। तुम मतलब क्या कहते हैं उसको, वो अंग्रेजी में वर्ड होता है ना, एंटरप्रेन्योर। जैसे तुम बनी हो अमीर, इंडिपेंडेंट, क्लासी, वैसा कुछ होता है ना। हाँ। तो यूथ हम लोग तो भाई ऐसा है कि हम कुछ भी करेंगे कभी। मतलब अभी ना एक बड़ा जुमला सा चल पड़ा है कि पकोड़े कि युवा क्या पकोड़े तलेगा। भाई लोगों ने चाय के स्टॉल लगा के करोड़पति बन गए हैं, तुम करने वाले तो बनो। अब नौकरी क्या पूरी दुनिया को थोड़ी सरकारी नौकरी मिलती है, ये पूरे हिंदुस्तान में सभी को थोड़ी सरकारी नौकरी। तुम स्टार्टअप से ट्राई करो, तुम दुकान से ट्राई करो। मेरा बैठी करिए मिगी था थोड़ी पिया उड़िया
हूँ तुपगा कि मैं सरकारी नौकरी के धोख दे मैं किश खाना नहीं दा मैं भी होना भी नहीं कक्ख नहीं मैं कदे धोड़ी रहूगा कुआरा आखिर मैं भी वेल ड्रेस्ड होइए ब्याह करना। तो मतलब मम्मा पापा ने जबरदस्ती नहीं किया आपको ना इंजीनियरिंग करने की? नहीं, मम्मा पापा ने तो बस इतनी ज़बरदस्ती की थी कि सारी क्लास छड़ जा कुदे पास ही जा। तो फिर मैंने सोचा कि इयां कुते जा उठी क्योंकि थोड़ा घर भी था, ज़मीन भी थी, प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाते तो मुझे कुछ मिलता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी मान कर कहीं ना कहीं चला जाता और मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। तो ये है मेरा कांटों से भरा सफ़र। ओके ओके। आप सिंगल चाइल्ड हो? नहीं, मेरा भाई भी है एक। अच्छा अच्छा। भाई भी है मेरा, बड़ा अच्छा है, वो दिल का बिल्कुल साफ़ है। वो तब तक साफ़ है जब तक कोई चीज़ हमारे में बांटनी नहीं है। अंब लिया 1 किलो 4 जड़े और वो खुड़दा कि मैंने पूरे 2 ही खाने हैं, तो तू 2 खाओ ने बाकी वाला क्या खाना भी। तो होता है ऐसा, लेकिन तब उस टाइम पे वो खड़ा रहता है कि जिस टाइम पे मुझे कभी वो बचपन में होता है ना कि किसी ने कुछ ओए करके कह दिया कि ओए फलाना होगा, उस टाइम पे वो दीवार बन के, बेशक मुझसे छोटा लेकिन दीवार बन के आता है, मतलब बीच में खड़ा हो जाता था कि आओ। तो वो बाजू है मेरी। अपना रिलेशनशिप बताना अपनी फैमिली के साथ थोड़ा। रिलेशनशिप फैमिली के साथ। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि आज ये जो युग है ना, ये जो टाइम चला था थोड़ा की भरोसा की बाहरी लइया इस वास्ते पहले क्वेश्चन समझना ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦਾ जवाब देना। ते रिलेशन मेरा फैमिली कहना बड़ा तगड़ा ही, मतलब मेरी कसम नहीं खंदे हो, निक्के होंदे ने मेरी पिठ से आवड़ी मुक्के मारी है। ते हूँ बस एक चीज़ आखदे न कि ब्योई आ जागत ते चलो कुदै लगी जा कुसै पासे। ये तो चलो मजाक हो गया, लेकिन फैमिली मैं कहूँगा तुम लोगों का ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, कोई ऊपर वाले का कुछ ऐसी नेमत है हम लोगों को कि फैमिली, कि जिस टाइम पे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, इंस्टा पे मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जिस टाइम पे अभी पीछे कुछ टाइम पे मैं हॉस्पिटल एडमिट था, लेकिन फैमिली के ही मेरे बंदे बाहर वार्ड के बाहर मैंने देखा तो मेरी फैमिली के ही बंदे थे, ना मेरे वो फॉलोअर्स थे ना मेरे वो फैंस थे, कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ फैमिली है, रिलेशनशिप कैसा है वो मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन बस ये समझ लो कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि राम नाम एक जहाज है, तो फैमिली नाम का वो जहाज है जो हर दुख से पार तुम्हें करवाएगा, बस तुम जुड़े रहो उसके साथ। जी भैया, आपने जब कॉमेडी शुरू की तो आप प्योर डोगरी में कॉमेडी करें, इवन कि जब हमारी वीडियोस में निकली, आपकी भी निकली हमारे चैनल पे, तो वो डोगरी में ही है। ऐसा बहुत कम देखा है हमने कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्योर डोगरी में कॉमेडी कर रहा है। तो वही क्यों आपने चुना है, डोगरी ही क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि पंजाबी में करें, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा फैली हुई है डोगरी से कम, तो क्यों? देखो ऐसा है कि गल है इयां, अब शायद इस पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि गल हिंदी च करा दा, सवाल हिंदी च पुछा दी ते गल करा दे डोगरी दी। तो गल ये है कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है ना तन्वी, ये मैं कहता हूँ कि सब तक पहुँचना चाहिए कि जिस देश की भाषाएं जिंदा नहीं ना रहती हैं, उस देश की संस्कृति भी जल्दी खत्म हो जाती है। वो ऐसा है कि आज तुम किसी बच्चे को टाइम पूछो, छोटे बच्चे को, उसने घड़ी पहनी होगी अपने मुंह से बड़ी, और उसको पूछो बच्चे टाइम क्या हुआ, वो आगे से कहेगा 6:45। पता ही नहीं है डोगरी, क्योंकि हमने उनको डाल दिया प्ले वे में, कॉन्वेंट में डाल दिया, जहां उनको हिंदी में बात तक नहीं करने देते हैं, डोगरी में तो छोड़ ही दो तुम। अब घर में आते हैं, मम्मा मैंने वहां पे ना स्नेक देखा, इतना मोटा इतना बड़ा, तो वो बेचारों को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो सच्चे हैं, उनको जो तुम सिखाओगे वो कच्चा घड़ा है, जो तुम आकार दोगे वो उसी तरीके जाएंगे। अब तुम डोगरी डिपार्टमेंट बना लो, डोगरी सब्जेक्ट बना लो, तुम डोगरी के लिए सेव डोगरी मतलब कैंपेन चलाओ, लेकिन ऐसा है कि जब तक तुम डोगरी बोलोगे नहीं, कोई भी भाषा तुम बोलोगे नहीं, तुम उसको जीवित नहीं रख सकते। जो तख्तियां लेकर तुम्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है ना, उससे अच्छा है कि तुम पहले ही अपनी धरोहरों को, अपनी संस्कृतियों को पकड़ लो, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि मेरा जन्म भद्रवाह का है। अब किसी भद्रवाही की तुम डोगरी सुन लो, लेकिन मेरी वो भी क्लियर है, उसकी वजह है क्योंकि मुझे बचपन से क्या था कि मम्मी के साथ मैं भद्रवाही करता हूँ घर में, पापा के साथ शुरू से ही हमने हिंदी में बात करी है, और दादी के साथ डोगरी में। बाकी दोस्तों के स्पेनिश, फ्रेंच, अमेरिकन इंग्लिश जो मेरी निकलती है फ्लो में, तो वो भद्रवाही भी है, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भद्रवाही में भी कॉमेडी करूँगा। कॉमेडी छोड़ के मैं बात भी करूँगा। वो इसलिए है कि भाषाएं, संस्कृतियाँ ये तब तक ही जीवित रह सकती हैं जब तक तुम उन्हें रोज़ के इस्तेमाल में ला रहे। बस इतनी सी बात।
आपने भद्रवाह के बारे में बात की अभी, थोड़ा बताओ भद्रवाह के बारे में। आप कह रहे हो वहीं से हो आप। भद्रकाशी के बारे में मैं ये कहूँगा, मैं भद्रवाह को भद्रवाह नहीं भद्रकाशी कहता हूँ, क्योंकि वो भद्र देश, पुराणों में उसका जो है नीलमत पुराण में उसका नाम भद्र देश करके आया, वासुकी पुराण में भी उसका वर्णन भद्र देश के नाम से ही आया। और भगवान वासुकी नाग वहाँ के राजा हैं, जो मतलब जिसको कहेंगे कि हर समय जो है भद्र प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। और सुंदरता में हम उसको कभी मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, मिनी कश्मीर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भद्रवाह की अपनी एक पहचान है, ना वो मिनी स्विट्जरलैंड है ना वो मिनी कश्मीर है, भद्रवाह भद्रवाह है। और मैं ये समझता हूँ कि तुम कभी समय निकालो, जम्मू से तो मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के करीब है, कभी मतलब पकड़ के तुम चले जाओ और उसको, जैसे मेरे लिए ना राजमा चावल अब तुम जानती हो बेहतर कि राजमा चावल मेरे लिए ना एक भावना है, एक फीलिंग है। बस उसी तरीके से भद्र देश जो है वो मेरे लिए एक फीलिंग है। मतलब वो हम कहते हैं ना, मेरा एक दोस्त है बंटी, मतलब शायर है, पहाड़ी शायर के नाम से बड़ा मशहूर है, वो बार बार पहाड़ों का जिक्र करता है। आप इंस्टा पे उसको फॉलो कीजिए, तो मिस्टर बंटी करके वो पहाड़ों के बारे में बार बार जिक्र करता है, और उसकी शक्ल देख के मुझे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। और उसकी शायरी तुम सुनो, पहाड़ पहाड़ पहाड़। और मैं सच कहता हूँ कि जो तुम्हें अब संत थे वो मतलब जितने भी साधु हुए वो पहाड़ ही क्यों चुनते, क्योंकि एकांत मिलता था। और जब तुम भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल कर कहीं जाओगे, शांति सुकून के कुछ पल मिलते हैं तुम्हें, वो पहाड़ों में ही जाकर मिलते हैं। और भद्र देश, भद्रकाशी वो वैसा ही पीस लविंग जगह वैसी ही है, जहाँ आज भी तुम देखोगे समाज का हर तबका मिलकर रहता है। ये है मेरा भद्रवाह। अभी आपने ना राजमा चावल की बात की। जम्मू वालों को ना कुछ ज़्यादा लगाव है, मुझे लगता है कि ना राजमा चावल, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही है। आपकी हर इंस्टा स्टोरी पे, हर ऑल्टरनेट डेज पे राजमा चावल आप खा रहे होते हो, या फिर फोटो डाली होती है, या तो आप मिस कर रहे होते हो। क्या ऐसा, मतलब क्या रिलेशन क्या है राजमा चावल से? देखो, राजमा चावल के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसे सांप का जहर के साथ होता। तो कहना ये चाहूँगा मैं कि राजमा चावल मेरे लिए मतलब साथ, मुझे बड़े लोग पूछते हैं कि राजमा चावल क्या। भाई पहली बात, हम जम्मू वाले डोगरे हैं, हम लोगों के लिए राजमा चावल एक धर्म के समान है। कि हम लोगों को मतलब अंदर से शर्म महसूस होने लगती है कि यार मैंने आज एतवार है, राजमा नहीं खाए। अगर तुम्हारे घर में, तुम डोगरा हो, तुम जम्मू वाले हो, हर संडे को, और संडे को तुम्हारे घर में राजमा चावल नहीं बनते हैं, तो तुम बात करो घर पे कि आखिर खराबी क्या आ रही है, दिक्कत कहाँ पे है। वो उसके ऊपर तुम बगैर चले जाओ, पीड़ा चले जाओ, वो मतलब पहाड़ सा बना होता है राजमा चावल का प्लेट के अंदर, और उसके ऊपर वो ना चांदी सा चमकता हुआ घी डालते हैं, और साथ पे झाड़ियां जो होती है ना, हल्की हल्की, मतलब बुशीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अनारदाने की चटनी के ऊपर अंदर छुपा हुआ प्याज। अब तुमने क्या करना है, उसको खाने का एक तरीका, एक तमीज है। ये नहीं कि जानवरों की तरह, पक्षियों की तरह तुम पड़ गए। उसको खाने का एक तरीका है कि तुम पहला चम्मच लो और उसकी जो खुशबू है उसको अपने अंदर मतलब रच जाने दो, बस जाने दो। वो जो आशिक नहीं कहते कि तुम्हारी जुल्फों की खुशबू मेरे वो, अब वो मेरे मतलब वो मेरे अंदर वो कीड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम हैं छड़े छांट बंदे। तो वो राजमा चावल की खुशबू ही मैं लेता हूँ, और वो मतलब जो है तुम्हारे अंदर जब वो मतलब जज्ब हो जाए ना, एब्जॉर्ब हो जाए वो, फिर तुम उसकी पहली बाइट लो, पहला ग्राह उसका जो है उसका लो, बस फिर उसमें ऐसे डूबो कि जैसे मखीर के छत्ते के साथ वो मधुमक्खियां नहीं चिपकी होती हैं, बस वैसे तुम लग जाओ। तो ये राजमा चावल मेरे लिए एक भावना, एक फीलिंग है, और हर जम्मू वाले के लिए ये फीलिंग है। आपका कुछ ज्यादा प्रेम है उससे? अरे पाक मोहब्बत है ये। आप सिंगल हो तभी? ये मेरी दुख पीड़ा है। नहीं, ऐसे ना हमने सुना है जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, या तो उनका ब्रेकअप हुआ होता है, या तो अपनी लाइफ में है उनके साथ कोई, ठीक है। आपके साथ हम जानना चाहते हैं कि क्यों आप कॉमेडी कर रहे हो, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, या अपना आर्ट प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, क्यों? आप सिंगल हो भी या ऐसे ही? पहली बात ये है कि मैं स्क्रिप्ट कभी लिखता ही नहीं हूँ, मेरे को जो मुंह में आता, मेरे से तो कई लोग इसी वजह से नाराज़ होते हैं कि ये हमारी शक्ल देखता है तो शुरू हो जाता है। अभी ये पौज का ही मेरा एक दोस्त है अभी खजूरिया करके, अरे यार बढ़िया आदमी है बेचारा, मतलब अपनी शायरी इतनी बढ़िया करता है, इतना अच्छा, दिल का भी साफ आदमी है। बस वो मेरे सामने आ जाता है, मेरे अंदर पता नहीं क्या आ जाता है, और मुझे फिर जोक्स याद आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से कई लोग नाराज़ होते हैं। अच्छा, आपने बात पूछी जो मुझे वो ऐसा है कि एक शहरी मान का गाना है पंजाबी की, कोई कर जा बेवफाई कुछ गीत झोली पा जा, मैंने छड़ दे के धोखा मेरी जिंदगी बना जा। तो प्रेरणा चाहिए होती है, और सगुन और निर्गुण करके दो भक्ति हैं, भक्ति के दो मार्ग हैं। उसमें क्या होता है कि हमें मूर्ति चाहिए होती है एक साधना के लिए, बस वही है कि तुम्हें कोई धक्का चाहिए होता है, कोई जीवन में कोई धक्का तुम्हें जब लगेगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा इंपॉर्टेंस असल में ये है क्या है।
ऐसा कुछ था, मतलब समझ लो कि 10 साल के बाद एक्चुअली किसी को याद आ जाए, तुम्हारे किसी एक को याद आ जाए कि अब तो मुझे करियर बनाना है, अब तो मुझे यूपीएससी क्लियर करके कुछ बड़ी पोस्ट पे जाना, और मुझे ना वो वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं मेरी 10 साल के बाद। तुम्हारी वो वाइब्स 10 साल के बाद जब तुम्हारे टिपड़े मिलाने की जगह वाइबे मैच करना शुरू हो जाए, समझो तुम्हारा कट चुका है। तो बस ऐसा मेरा भी कटा था। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर डिप्रेशन में रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये सबके लिए एक मैसेज, मैं देखो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि जिससे तुम मैसेज ले सको, ये कुछ लेकर हंसी मजाक है, और अंदर से मैं क्या हूँ वो मुझे पता है और मेरे राम को पता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ अगर तुम्हारा लक्ष्य है ना, उसको पकड़ो। कोई भावना है, कोई इमोशन है, उसको बाहर निकालो, खुद से चाहे बात करो। देखो आज तुम समझो, मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोग न्यूरो वाले के पास जा रहे हैं, न्यूरो डॉक्टर को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि सर में दर्द रह रहा है। सोच सोच सोच, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सोच रहे हैं। पैशन को फॉलो करो, उसको पकड़ो। मेरे जैसा बंदा जो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं यार तू पूरे दिहाड़ी यार ना पागल है तू, और सच्ची बात है, कईयों को लगता है मैं पागल हूँ। खैर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेरणा मैं मेरे जीवन से अगर कुछ लेना तो ये लो कि मैंने ना अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि बस यार बड़ा हो गया रोना धोना। 6 महीने किसी शादी फंक्शन में कुछ मैंने रन नहीं करा है। मुझे लगता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा कैसे वो कोई कर सकता है, ऐसा क्या। लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ कि राम मतलब ये राम कृपा कुछ होगी या राम इच्छा कुछ होगी, हरी इच्छा होगी, तो चलो ठीक है। लेकिन तुम पैशन फॉलो करो। और फिर मैं कहता हूँ कि पॉज के साथ में उसी टाइम जुड़ा फिर उसके बाद। और फिर मैंने माइक पकड़ी कोई 1 साल पहले, मैंने 1-1.5 साल हो गया अब इस बात को, मैंने पॉज के साथ माइक पकड़ी थी। अब मेरा ये हो गया है कि चलो कुछ मैंने कमाया या नहीं कमाया वो बात की बात है, लेकिन आज मैं 4 बंदों के सामने जाता हूँ, वो लोग ये कहते हैं यार तू रोन क्लाउड ना था ये, तो मैं वो ये समझूंगा कि ये पॉज की बड़ी अच्छी देन मुझे है। और उसमें मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, मेरा एक दोस्त है निपुण नागर, ये आकाशदीप निपुण नागर, और एक लड़की है तन्वी, इन्होंने मुझे ऐसे पुश करा था कि जा रहा तू है, तो वो नहीं होता कॉलेज में तुम लोगों को होता है कि भाई ये तुझे ही देख रही है, वो भाई ये तुझे ही देख के ना हंस रही है, स्माइल पास कर रही है। ये नहीं पता होता कि वो देख के नहीं हंस रही है, वो तेरी शक्ल देख के हंस रही है, ये क्या है। तो वो वैसे ही मुझे कुछ पुश करा था, माइक पकड़ाई थी जबरदस्ती की, बस बड़ा हो गया रोना धोना। और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि बस। तो आप ये समझ लो कि टाइम जो होता है ना वो सबसे बेस्ट डॉक्टर होता है, वो हील करता है सब कुछ। अब आर्टिस्टों को कोई प्रेरणा चाहिए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट अभी उसको मैं ये कहूँगा, कॉमेडी तो मैं पिछले 2011 से लगा हुआ हूँ, 12 साल हो गए मुझे, वो बीच में 1-1.5 साल की ब्रेक आई थी मुझे। लेकिन दिक्कत ये है कि जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, कि बिना लक्ष्य के तो मतलब एक जानवर भी जो है वो नहीं चलता है। तो वो मैं यही कहूँगा कि कुछ प्रेरणा होगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, प्रेरणा ज़रूरी है, बस ये बात। भैया जैसे आपने बोला ना कि आपको लक्ष्य की ज़रूरत थी, तो होता है कि जब भी एक आर्टिस्ट आगे बढ़ता है ना, या तो उसकी फैमिली होती है उसके साथ, या तो उसके दोस्त होते हैं। अभी आपने दोस्तों के बारे में बात की, जब हम भी गए थे उधमपुर, जब ओपन माइक में गए थे, तो आपके दोस्तों ने ही आपको एनकरेज किया था कि स्टेज पे जाओ, परफॉर्म करो। तो आपकी जीवन में आपके दोस्तों का क्या महत्व है? देखिए, पहला इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मैं अगर आज कुछ मुझे 4 लोग जानते हैं कि तांत्रिक है कोई, वो कॉमेडी करता है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है मेरे राम का। मेरे राम उसमें मैं थोड़ा सा इसमें इसको कोट करूँगा कि मैं बार बार एक जो 4 लाइनें हैं ना, वो बार बार मैं कहता हूँ कि इश्क एक तरफा में इस तरह मसरूफ़ हो जाऊँगा मैं, राम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊँगा मैं चाहूँ तो चाहूँ तुम ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊँगा मैं मांगूँ तुझसे तो कुछ ना देना तू मुझे। मेरे राम से मेरी प्रार्थना यही है कि मैं मांगूँ तुझसे तो कुछ ना देना तू मुझे, क्योंकि फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कि मुझे मेरे राम से मांगना पड़ रहा है कि मुझे फलानी चीज़ दे दो, तो मैं तो अपनी मजदूरी मेहनताना मांग रहा हूँ ना। तो वैसा ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे कि जो मेरा एक बुरा फेज़ था, राम कृपा के साथ साथ मेरे घर वालों का बड़ा ऐसा, मतलब ये समझ लो कि घर वालों ने मेरे साथ ऐसा मतलब ऐसे प्यार से मुझे रखा था कि गर्म हवा तक नहीं उन्होंने मुझे लगने दी थी। मैं ये कहूँगा कि तत्तीवा आनी उन्होंने लगन दी थी, कि उनकी सपोर्ट मुझे शुरू से रही। और फिर रहे मेरे दोस्त, कुछ मेरे पास ऐसे हैं दोस्त, अब 2-3 के नाम लूँगा तो शायद बाकी नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उसमें मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन दोस्त एक सुगंधित पुष्प की तरह होते हैं। वो जो होता है ना कि तुम गुलाब को यहाँ मल लो शरीर में तो वो खुशबू मारना शुरू कर देता है तुम्हारा वही अंग। तो ये अच्छे दोस्त जो हैं, अच्छी किताबें जो हैं, अच्छी किताबों की तरह जो होते हैं तुम्हारे दोस्त,
एक खुशबू तुम्हारे साथ रहे, खुशबू बन के। हाँ अगर फिर तुमने ढूंढे वही हैं जो तुमने सिखाना है, जिन्हें पुट के सिखाना तुझे, तो फिर तो वो कहा गया ना, जैसी संगत थे वैसी रंगत। तो इसलिए मेरे पास है, और मैं राम कृपा ही समझूंगा कि मेरे पास कुछ है ऐसे 2-3 जिन्होंने मुझे धर्म की तरफ लगाया, राम की तरफ लगाया और पॉज से मिलवाया ऑफ कोर्स। अभी दोस्तों की बात की, हमने 2-3 नाम सुने हैं। हाँ आप बताएंगे कि हम बताएं? मैं बता वो दोस्त, देखो दोस्त में भी वो दोस्त है ना, अमीर दोस्त, सबसे अमीर। मेरे पास इतना अमीर दोस्त है, निपुण नागर। लेकिन अब ये ऐसा ना हो कि वीडियो देख के इनकम टैक्स का छापा पड़ गया उस बेचारे के पास और मेरा सर फाड़ने आ गया। अभी ना पीछे मेरी मम्मी का ऑपरेट हुआ, एक्चुअली उनकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। काफ़ी बड़ा फैमिली हमारे हॉस्पिटल, हमारे राम कृपा से अभी तक हम कभी हॉस्पिटल गए नहीं थे, मेरे लिए पहला वो था। इसका मुझे फ़ोन आया। देखो अभी क्या होता है ना, जब तुम सुख में किसी को याद मत करो, अच्छे टाइम में उसको याद मत करो, शादी ब्याह में मत जाओ, लेकिन उसके बुरे टाइम में उसका साथ उसको फ़ोन करके। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने मुझे फ़ोन करके मेरे घर में बर्तन मांजने थे या कोई खर्चा देना था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक सहारा देता है अगला। और दोस्त वही है जो तुम्हें हिम्मत बांधे। मैं फिर वही कहूँगा कि तुम्हें हिम्मत बंधाए, तुम्हें कहे कि तुम यार ये कुछ भी नहीं है, तू कर सकता है, ये चीज़ कर सकता है। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि कोई ज़रूरत होगी कुछ मुझे बताना, मेरी अपनी क्लिनिक है, ये चीज़ वो चीज़, और बड़ी ज़रूरतें उसने मेरी पूरी भी करी हैं। जैसे व्हील चेयर मुझे नहीं मिल रही थी पूरा जमपुर में कहीं, वो बेचारा घर में देने आया। और मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही लगा हुआ है, अरविंद, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। अरविंद मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, मेरी गोद में खेला हुआ है वो। आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ, पीछे मेरी नौकरी वही देख रहा है। तो ये तुम्हारे पास होना। सैम शेरगिल मैं कहूँगा, उस बेचारे पे मैंने इतने जोक मारे हैं, इतने जोक उसके नाम पर मैंने ले लिए हैं कि अगर कोई और होता तो अभी तक डिफेमेशन मानहानि का मुकदमा कर देता। का नाम था। तो पॉज के साथ मेरी इतनी वीडियोस आई हैं। तो मतलब हर जगह उसका मैंने नाम लिया होता है। और अगर मैं कहूँगा राजनीति में मेरे 2 दोस्त हैं जो दोनों राजनीतिज्ञ, एक तो आकाशदीप है हमारे और दूसरे रोहित खजूरिया जी, जो अभी अपना भाग्य आजमा रहे हैं राजनीति में दोनों। और ये बंच ऑफ गुड फ्रेंड्स जो मेरे पास हैं, और मैं इसको राम कृपा ही समझता हूँ जी। अभी आपकी ना थोड़ी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं हम, क्योंकि आपने बोला कि आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ था, फिर आपको सरकारी नौकरी भी मिली है, जो कि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो ऐसा है कि मतलब हार्ट ब्रेक तो नहीं, मैं उसको नहीं मैं समझता हूँ कुछ, वो तो हर दूसरे लड़के का हिंदुस्तान में हो रखा है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये समझूंगा तन्वी कि देखो स्ट्रगल्स तो तुम लाइफ लॉन्ग करते रहते हो। कभी किसी तुम जिसका हाल नहीं पूछो ना, बस वही सुखी है। स्ट्रगल्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारी चलती रहेंगी। तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, इट मीन्स कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो खैर जीवन में मैंने अभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि मैं कह सकूं कि मतलब मैंने कुछ अचीव करा है। अभी तो वही स्ट्रगल्स चल ही रही हैं। लेकिन हाँ ये है कि मैंने हर छोटी छोटी खुशी के लिए लड़े हैं हम। अब आज ऐसा है कि मैं इसमें छोटी सी चीज़ अपने पापा का उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मेरे पापा ने दुकान शुरू करी थी ना, मुझे बताते हैं कि 500 रुपया भी उनके पास नहीं था। कुछ किसी से उधार लेकर 200 या 300 रुपये का मैं मेरे ख्याल से उन्होंने अपना एक टक शॉप शुरू करी थी। अब तो हमने चलो राम कृपा से थोड़ा सा काम हमारा चल पड़ा, लेकिन वो 200-300 की स्ट्रगल जो थी ना, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने पिता के बराबर हम आधा भी नहीं बन सकते हैं जितना उन्होंने किया। 5 बजे उठना हम लोगों को, तो 5 बजे मसा नेट ऑफ करते हैं हम लोग, तो 4 बजे उठ के वो खाना बनाना शुरू करते हैं अपने लिए, क्योंकि पापा मेरे भद्रवा में होते हैं, हमारा दुकान मतलब कामकाज वहीं पे है। तो स्ट्रगल्स जो हैं तुम्हारी, तुम्हें ना कहीं से किसी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रगल्स के मामले में। तुम्हें बस अपने माँ बाप को देखना कि एक छोटा बच्चा जब मतलब वो जब गीला कर देता था ना बिस्तर, तो माँ उसको गीले में से उठाती थी, खुद गीले में सो जाती थी कि चलो मैं सो जाऊँ। वो स्ट्रगल थी। हम लोगों को ना थोड़ी सी देर के लिए पक्खा बंद हो जाता है ना, प्राण निकले, मम्मी ये पक्खा को ना बंद कर उड़िए, पसीना पसीना हो गया। वो लोग बेचारे गर्मियों में लगे होते हैं, कोई किसी का बाप बेचारा मजदूरी करके उसको बच्चे को पढ़ा रहा है, छोटे छोटे सपने पूरे कर रहा है, वो स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल जो है उससे तुम्हें उदाहरण लेने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ सीखने की। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब किसी ना किसी को ना कुछ ऐसा होता है कि किक मिलनी चाहिए कि हाँ मैं वापस शुरू कर रहा हूँ ये चीज़। जैसे आपने बोला ना कि 1-1.5 साल के बाद शुरू करो, क्योंकि आप जब से शायद शुरू कर रहे तब से जम्मू कश्मीर में शायद कॉमेडी किसी ने सुना भी नहीं था, और प्योर डोगरी में। तो ऐसा क्या रीज़न था कि आपने वापस से शुरू किया? देखो रीज़न तो मैं नहीं कहूँगा, वो एक संयोग ही था कि पॉज जो था वो उधमपुर आया हुआ था,
और मैं अपने काम पर गया हुआ था। वो किस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपने काम पर गया था, वो इंस्पेक्शन चल रही थी तो मैं इंस्पेक्शन करने गया था। तो मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया काशदीप का कि वो फलाने आए हैं। अब मैंने जब देखा कि यार आर्टिस्ट आए हैं जम्मू से, तो अब हमारा क्या काम है कि छोड़ चुका था, मेरे लिए ख़त्म हो चुकी थी कॉमेडी वगैरह। मैं यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब वो मेरे लिए सब खत्म हो गया था, पास्ट हो चुका था। बस वही सुबह उठ के शाम को घर बढ़ना, बस वही ज़िंदगी थी। तो मेरी किक वो थी कि पॉज उधमपुर आया। और उसके बाद मैंने जब देखा कि यार ये सब कर रहे हैं, और मेरे दोस्तों ने बस वो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि तू कर सकता है, तो कर सकता है। धक्के देकर इन्होंने मुझे अनाउंस करवा दिया वहाँ पे कि हमारे बीच में कॉमेडियन है, ये है वो है। तो मैं पहुँच गया, और फिर जो हुआ वो तुम सबको पता है। तो मेरे जीवन में वो किक जो थी वो पॉज का उधमपुर आना था। हाँ, अच्छा, आप ना अपनी कॉमेडी में ना 2-3 टॉपिक्स हैं बहुत सिलेक्टिव, सिर्फ वही उसी पे कॉमेडी करते हो। या तो सिंगलहुड, हाँ, क्या हुआ, बस आप या तो गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, देखो सिंगलहुड एक ऐसी चीज़ है जिससे समाज का हर दूसरा लौंडा जो है वो परेशान है। पहली बात, जिस लड़के को मैं पूछता हूँ वो लड़का सिंगल है, और जिस लड़की से बात होती है वो कमिटेड है। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये लड़की कमिटेड हो किसके साथ रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि सिंगलहुड पे बात है कि हर युवा के दिल की बात है ये बेचारे। अब जब हम लोग देखते हैं कपल्स बैठे हुए हैं, हाँ, वो जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, हमारे मन में वो बात आ जाती कि बीर जी थोड़ा भी कुछ ही आना एक दिन उन्हें तुसे आखू ना एक दिन कि अब्बा नहीं मानने। मैंने बहुत कोशिश की, ये पता नहीं उन्हें घर गल गै नहीं है की। तो कहने की बात ये है कि वो हर युवा के दिल की धड़कन है, हर किसी का दुख है, इसलिए मैं युवाओं की बात करता हूँ। ये तजुर्बा बोल रहा है, ये तजुर्बा बोल रहा है। और दूसरी बात आपने करी गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स का ऐसा है कि बड़े आशिकों के दिल सिर्फ इस वजह से टूटे हैं कि कोई टाइम पे नौकरी नहीं मिली है। और ये बड़ा मतलब यूथ के साथ एक बड़ा गलत सा मजाक सा है ये, कसम से, कि तुम मतलब पोस्ट एडवर्टाइज करते हो कोई, उसके बाद खुद ही इसको स्क्रैप कर देते हो। इसमें ना 4 स्टेप, मेरी एक वीडियो भी तुमने देखी होगी, मतलब इसको ना फॉर्म भर, सरकारी नौकरी लेने के पहले 4 तुम्हें स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। पहला तो ये कि नोटिफिकेशन आती है, तुमने वो पढ़नी है। दूसरा है कि तुमने कहीं से 200-300 रुपये इकट्ठा करना है, JKSSB का फॉर्म भरोगे तुम, ये जो भी फॉर्म होगा उसको तुम भरोगे। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा, फिर तुम्हारे पास सिलेबस आएगा, वो तुम पढ़ोगे, पढ़ के तुम्हारी किताबें जो हैं वो तुसें कालियां कर उन्नियां किताबां। उसके बाद चौथा स्टेप जेड़ा तुहाडे हत्थ नहीं है, वो गौरमेंट दे हत्थ है, स्टे आर्डर आई जंदा, पोस्टां जेहड़ियां हैन स्टे। उसके बाद फिर वाइस वर्सा, यही जो है घूमता रहेगा तुम्हारे जीवन में। अब इस चक्कर में क्या है कि तुम जो मर्जी करो, लेकिन जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ना वो पिस रहे हैं। मेरी इंजीनियरिंग 2016 में ख़त्म हुई थी और अभी तक 2023 चल रहा है। मेरे कई दोस्त हैं और आजकल क्या कर ना बेचारे, वो अभी तक तैयारी, 7 साल से वो लोग तैयारी ही कर रहे हैं। तो 5 साल में तो सरकार भी बदल जाती है, तो ये 7 साल में कौन सी तैयारी। तो ये एक भद्दा मसा मजाक है कि पहले तुम उसी हिसाब से निकालो कि बाद में दिल ना टूटे। ये दिल टूटना ही है, क्योंकि कई लोग बेचारे इसमें डिप्रेशन में आ चुके हैं इस वजह से। तो ये सरकारी नौकरी जो है ये भी एक दर्द ही है हर युवा का। जी, आप सरकारी नौकरी के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने अपने उनकी फ्रेंड्स के बारे में बात की, तो ऐसे कुछ है आपके कनेक्शन में? क्योंकि अक्सर जो होता है ना, हमने देखा है कि जब किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है फिर उसके बाद वो कॉन्टैक्ट दोस्तों के साथ छूट जाता है ऐसे कोई कॉन्टैक्ट? मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ये पानिया घुट पी लें। हाँ हाँ हाँ, पानी मैं कन्नै लिया दी बीयर मेरी बोतल होंदी 12। हाँ, ये तुसें रखी होनी। हाँ, अच्छा, ते तुहाड़ा सवाल हा कि कंटैक्ट, ये 2 चीज़ां होंदियां। एग्जाम्पल मैं भी हुआ देगा। हमारे ग्रुप में क्या होता है ना, किसी की सहेली बन जाती है ना जब, फिर वो ना तुम्हारा फ़ोन उठाएगा टाइम पे, ना तुमसे मिलने आएगा। वो डाउट्स क्लियर, वो ना मैं शालिनी के डाउट्स क्लियर कर रहा था, आज नहीं पता कि डाउट क्लियर करा रहा तू। तो वही हाल है सरकारी नौकरी वालों का, कईयों का। इनको जब मिल जाती है इनको लगता है फंग लगी दे होना सही। तो फिर ये कहाँ, फिर वो अकड़ के चलते हैं। वो जो होती है ना एकदम से अंदर आ जाता है तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड, ईगो, जो वो गाने सुन के, पंजाबी गाने सुन के नहीं आते हैं वो बंदे मुंदे मारने ते 10
तो ये वही वाला ऐसे करके एटीट्यूड आ जाता है। जैसे कुछ पंजाबी गाने सुनता हूँ ना मैं कभी कभी, तो मेरा मन करता है गाड़ी चलाते चलाते चला दूँ किसी के ऊपर। वो ऐसे होता है ना, बंदा बंदा मारना थे, दस दे, ये फलाना ये वो। बस वैसा इन सरकारी नौकरी वालों के अंदर आ जाते हैं कि अंदर से भावना आती है, ये प्राइवेट जॉब। तो ये सच में, ये सच है, फर्क पड़ता है, कईयों में फर्क पड़ जाता है। कई बेचारे, कई अच्छे लोग भी हैं, दिल के साफ भी हैं, आपके जैसे। अरे नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। अच्छा, आपकी ना, हमने जितने भी वीडियोस डाली हैं पॉज पे, काफ़ी वायरल गई हैं। अच्छा, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई मोमेंट कि किसी ने आपको आके बोला है कि आपकी हमने ये वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी, या फिर ऐसा कोई अननोन बंदा आपके पास आ रहा है, क्योंकि नोन तो देख ही लेंगे, स्टोरीज़ वगैरह पे शेयर होता है या फिर कहीं पे भी शेयर होता है सोशल मीडिया पे, तो अगर अननोन, ऐसा कभी कोई मोमेंट हुआ है कि कोई अननोन आया है और उसने बोला कि नहीं आपकी वीडियो देखी थी हमने, और आपको लगा यार कुछ किया है ज़िंदगी में? मैं ना, मतलब इसमें मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। और मुझे हर दूसरे दिन, मैं कहूँगा रोज़ ही कोई ना कोई ये कहता है कि आपकी वो JKSSB वाली वीडियो थी वो वायरल हुई थी। या ना, मैं एक डोगरी कॉमेडी शो करता था एक चैनल के साथ, प्राइवेट चैनल के साथ मैं करता था। तो ना मतलब अननोन लेडीज़, मैं कहूँगा मेरी मम्मी की उम्र की, दादी की उम्र की बुढ़ियाँ जो थी बेचारियाँ, वो ना शाम को टेलीकास्ट होता था, तो वो लोग मुझे कहती हैं, बच्चा तू वो करदा आ दे। उसमें मैं क्या करता था, डिफरेंट एक्ट्स करता था, कभी पति बन के आ रहा हूँ, कभी कुछ बन रहा हूँ, तो उसमें इंटरव्यू होता था, बच्चा तू वो करदा बड़ा मजा आਉਂਦਾ, बड़ा आसान हा तू। तो अभी मम्मी एडमिट थी, तो हमारे साथ वाले बेड पे ना एक नर्स थी, वो चेकअप करने आई, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने, मैं अपनी मम्मी के साथ था, उनको खाना खिला रहा था मैं उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने उस टाइम पे, तो बात डॉक्टर का राउंड था, उन्होंने कोई बात उस टाइम पे करी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा बाद में, थोड़ी देर के बाद, कि आप तांत्रिक हो ना? मैंने कहा हाँ। तो मैं, आप कैसे जानते? तो उसने बताया मुझे कि आपकी वीडियोस देखती हूँ मैं, और उसने एक लाइन बोली, वो समझने की ज़रूरत है। उसने कहा था कुछ हुआ होगा, बच्चों के ना हार्ट ब्रेक्स बड़ी जल्दी होते हैं, कुछ हुआ होगा बच्ची के साथ, उसके साथ। तो उसने कहा कि जिस टाइम पे ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, उस टाइम पे मेरे पास कुछ होता नहीं था, वो मैं आपकी वो जो चैनल वाली वीडियोस थी, कुछ पॉज वाली वीडियोस, और जो मैं एक्ट्स करके करता था, कहती मैं वो देखती थी, और मेरा फेस वो वहाँ से निकला था, और मेरे लिए ऐसा था कि सच में कुछ कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा मिल रहा है। तो फिर से वही बात कहूँगा मैं कि ऑल थैंक्स टू यू पीपल। तो अब आपका क्या प्लान है? आप कंटिन्यू करोगे इसको प्रोफेशन की तरह वैसे देख रहे हो आप? नहीं, प्रोफेशन देखो, हमारे जो है ना, फिलहाल तो इससे मैं अपना दिल भर रहा हूँ, और जेब भरने के लिए नौकरी कर ही रहा हूँ, तो दिल भरने के लिए ये सब चल ही रहा है। इसको मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि इससे मैं कुछ कमाऊँगा, कुछ इससे मैं मेरा सिस्टम चलेगा। बस ये है कि मुझे देखकर 4 बंदों में मैं बैठता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ, तो वो लोग हंसते हैं मेरी बातें सुन के, इतना कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बड़ा है। हाँ, कोई किसी दे उड़ा दे ना भी नहीं करना ना। मेरे लिए ना लाइफ की एक सिंपल सी थ्योरी है। भारत रत्न स्वरक्षित श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोट करा था, एक भगवान राम ने भी वो चीज़ कही है। भगवान राम कहते थे कि ना भीतो मरनास्मि केवलम दूषितो यश। कहने का मतलब ये है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ तो लोक अपवाद से डरता हूँ। ये जो पचड़े बन जाते हैं ना, बगैर बनाए, मतलब पंगे बन जाते हैं, मैं इस चीज़ से डरता हूँ। इसलिए जब भी मैं, कॉमेडियंस का क्या है ना, कुछ भी बोल देंगे कॉमेडी के नाम पर। आजकल ना ये वल्गैरिटी बड़ी चीज़ मच गई है। मैं इसमें स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन 1-2 कॉमेडियंस जो नेशनल लेवल के हैं, तुम धर्म का मजाक बनाओगे, किसी कास्ट का मजाक बनाओगे, और अपने देश की मतलब जो अपने प्रधानमंत्री का तुम मजाक बनाओगे, वो कॉमेडी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। और फिर तुम कहोगे कि तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हें है, राइट टू फ्रीडम, ऐसा कुछ है, वो इतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, लेकिन वैसा कुछ कहोगे तो वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम क्या इमेज तुम बना रहे हो देश की, और किसी के धर्म का मजाक लगाकर तो तुम लोग कॉमेडी करोगे नहीं, वो बेवकूफ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि तुम प्रोफेशनल करो इसको, या पैशनेटली इसको, इस पैशन को फॉलो करो, बस उसको ना थोड़ा सा संयम रखें अपनी वाणी पे, थोड़ा सोच के। और मेरे को ये बड़ी आदत है, कभी भी तुम लोग वीडियो चढ़ाते हो तो मैं पहले कहता हूँ मुझे दिखा दो, कुछ इसमें वैसा ना हो जिससे कोई भी बंदा जो है, और मेरा राम कृपा अभी तक रही है कि अभी तक किसी का दिल नहीं मैंने दुखाया है कि किस इस वजह से। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि भाषा पे भी थोड़ा संयम रखें। और ये जो होता है, अब पॉज की मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, और ये यहीं पे मतलब मैं कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे भी पॉज में आते हैं। अब मैं वहाँ पे
कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी शुरू कर दूं, मतलब वो 18+ जोक्स जो होते हैं वैसा कुछ बिलो द बेल्ट कुछ शुरू कर दूं, तो उन देखो बच्चों के साथ माँ बाप भी आ रहे हैं और बच्चे की गर्दन नीचे हो जाए या माँ बाप की गर्दन नीचे आ जाए तो मैं उसको कॉमेडी नहीं समझता, वो बेवकूफ़ी है। तो इसके लिए वही है कि तुम पैशन समझो इसको या प्रोफेशन समझो, बस भाषा पे संयम रखें और जो भी करें दिल से करें, बस बात खत्म। अब आपने कॉमेडी की बात की, उसके बाद कंट्रोवर्सी की बात की, ऐसा कुछ हुआ है मतलब हेट्रेड मिला है आपको? सही सही बताना। अरे बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब देखो कैसा, ये 5 उंगलियां जो हैं, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी कईयों को तुम्हारे जोक समझ आते हैं और कई उसको जो है एज ए मतलब ऑफेंस ले लेते हैं उस चीज़ को। मेरे साथ तो खैर काफ़ी बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार उधमपुर में ही अपने शहर में ही हुआ था, बहुत बड़ा केस था, उसको मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज उन लोगों के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती है, उन लोगों के साथ मेरा बड़ा प्यार है। और हेट तो मैं वो कमेंट्स में तो चलता रहता है यार, वो कमेंट्स में तो ये आए तेरे दंद बाहर ने, तेरा ये तेरा वो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वो देखो अगर तुम गुलाब की खुशबू ले रहे हो तो उसमें कांटे भी तो आएंगे 2-3, उसको हम एज ए, और उसने मेरे व्यूअर बढ़ाए हैं, मतलब बढ़ाए हैं उसने। अगर कोई नीचे हेट लिख रहा है तो पहले तो वीडियो देखी ना उसने, तो मतलब मेरे व्यूज बढ़े ही हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारे लिए है, समझ लो कि तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, तो तुम उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट ही लो। आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? क्योंकि हमने बहुत देखा है कि एक तो बंदे को हर्ट कर जाता है कि यार मेरे को क्यों बोल रहा है, मैंने तो अच्छा काम किया है, मुझे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार इग्नोर करते हैं, जाने दो। तो आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? देखो क्रिटिसिज्म तुम्हारे लिए ना जो है एक ऊर्जा का काम करता है। अगर तुम उसको समझते हो तो वो एक एनर्जी, मेरे लिए तो वो एनर्जी बूस्टर है। कोई मुझे कहता है ना कि तूने ये चीज़ गलत बोली है, वैसा चीज़ गलत बोली है, तो मैं उसको पहले क्या मेरे अंदर एक चीज़ है कि यू सी थिंग्स बट आई ऑब्जर्व थिंग्स। समझ नहीं पड़ती है चीज़ कि हाँ ये है, ये बोलने वाला लायक है, 4 बंदों में बोलने लायक है, फिर वो चीज़ बोली जा सकती है। और ये जो क्रिटिसिज्म फैलाते हैं लोग जो है, ये तुम्हें, मैं फिर से वही कहूँगा कि तुम्हें आईना दिखाते हैं। देखो घर बार छोड़ के एक व्यक्ति जो है भारत को विश्वगुरु बनने की ओर लेकर जा रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको क्रिटिसाइज इस पर नहीं किया जाता है कि उन्होंने कोई फॉरेन पॉलिसी गलत बनाई, कि फलानी चीज़ का रेट बढ़ाकर ऐसा कर दिया, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते। मोदी ने इतने लाख का सूट पहना, मोदी चाय बेचता था, तो क्रिटिसिज्म, अगर ऐसा क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है ना, तो तुम उसको ऐसा एज ए कॉम्प्लीमेंट लो। जैसे हमारे देश के, अब मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं समझता खुद को, लेकिन सीखता है आदमी। सीखो तुम, बस जहाँ से तुम कुछ मिले उसको सीखो। जीवन सारी उम्र सीखने के लिए ही है, और क्रिटिसिज्म तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें झेलना, बस बात खत्म। भैया अपना पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये आपसे पूछना है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ अगर एडवाइस देनी हो हमारे जैसे युवाओं को, ये अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस दोगे उनको? हमारे जैसे युवाओं का क्या मतलब, मैं भी युवा ही हूँ। हाँ मतलब हमारे जैसे युवाओं का। ये जड़ी नहीं अनका चढ़ी दियाँ, ये कोई नजरी दियाँ अनका थोड़ी ना, ये महंगियाँ कहला दियाँ। तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे तुम कुछ ले सको, प्रेरणा ले सको या कुछ मैसेज मैं दे सकूँ। मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहिए, अपने धर्म से कनेक्टेड रहिए, अपने संस्कृति से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि एक टहनी का वजूद तब तक ही है जब तक वो अपने पेड़ से जुड़ी हुई है। और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, ये जो है कि पेड़ है, ये जड़ें हैं, और जब तक तुम इनके साथ जुड़े हुए हो ना, तो तुम्हारी पहचान बनी हुई है। तुम्हें लगता है कि यार मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे देश की क्या जरूरत, मैं तो जॉब कर रहा हूँ 9 to 5 वाली, मुझे 50,000 रुपया खाते में आ रहा, देश से मुझे क्या लेना है, तुम बेवकूफ। तो ये मेरा मैसेज यही है कि पहली बात तो अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए, और दूसरी बात ये है कि दिल में मत कुछ रहिए। दिल में चीज़ें रखेंगे और बिना बात के सोचेंगे तो डिप्रेशन ही लेकर आएगा वो चीज़, और कुछ नहीं वो तुम उससे पा सकते हो। तो बेहतर है कि ट्राई टू स्पीक अप, किसी के साथ बात करो। कोई नहीं है बात करने वाला, तो जब सिरहाने पर सर रखते हो तो खुद से बात करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम खुद हो। अपने बारे में सबसे अच्छा तुम ही सोच सकते हो अपने लिए, और जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो मेरा राम जो है वो हर तरह से सुन रहा है। तो मेरा मैसेज यही है कि कनेक्टेड रहिए, बार बार मैं कहूँगा कि कनेक्टेड रहिए अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने राष्ट्र से। जी। हमें बताया आप लिखते भी हैं।
तो जाते जाते अगर आपको कोई कोट करना हो अपना ही, ताकि इंस्पिरेशन मिले लोगों को। मेरे को ना एक चीज़ तो वो पसंद नहीं आती है कि अपनी चीज़ लिखने के लिए ना तुम्हें फ़ोन निकाल के, ये मैं फ़ोन निकालूंगा और ऐसे करके उसमें ढूंढना शुरू कर दूंगा कि वो मेरे दिल की बात है, वो मुझे ढूंढ के करनी पड़े तो वो गलत बात है। तो अपनी लाइनें तो मुझे ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो मेरे लिए वैसा होता है कि लिखना मेरे लिए ऐसा है कि जब मुझे कुछ बड़ी चीज़ टूट के किसी की याद आती है, कुछ याद, वो मेमोरीज जो होती हैं ना, यादें जो होती हैं वो घूमती हैं दिमाग में, तो आंसू बहाने से अच्छा है कि तुम उसको शब्दों को उकेर लो। तो अपना मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं सच बताऊं। लेकिन मैंने 4 लाइनें जो मतलब हज़रत जॉन एलिया साहब जो बड़े मशहूर शायर हुए हैं, और मैं उन्हीं की 2 लाइनें जो हैं उनको सुनाऊंगा, क्योंकि जाते जाते एक मतलब कुछ लेना भी चाहिए कि उन्होंने एक उनकी है जो मैं इनको बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ और उसको जीवन में भी मैंने उतारा है। वो कहते हैं कि चांद की पिघली हुई चांदनी में हम कुछ रंगे सुखन घोलेंगे, कि चांद की पिघली हुई चांदी में हम कुछ रंगे सुखन घोलेंगे, तुम हमसे बात मत करो जाओ हम भी तुमसे मन ही बोलेंगे। तो ये हजरत जॉन एलिया साहब इतने पहले लिख कर गए हैं, आज मेरा वही साहब है। तो मैंने नहीं करनी गाली चुल्ली जा नहीं करनी मैं भी नहीं करनी ये वो बात जी। तो ये पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस तो पॉज के साथ हमेशा से ही अच्छा रहा है। पॉडकास्ट नया है ना? पॉडकास्ट ना है, लेकिन तुम लोग तो पुराने हो ना। तुम लोग तो मतलब ये समझ लो कि तुम लोग तो ऊपर वाले से लिखवा कर लाए हो तुम्हारे तो आधार कार्ड पे लिख चुका है तुमको तो नहीं है अब जरूरत किसी प्रैक्टिस की या किसी चीज़ की भी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं इसमें पहले। और मैं ये समझता हूँ कि तुम लोगों ने अभी इसके साथ इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ तुमने उसमें किए हैं। वो एसपी स्मार्ट स्कूल के प्रिंसिपल सर पहले आए थे, फिर राजपूत सभा के विक्रमजीत जी भी आए थे, और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ। उन्हें लोग क्या करना तुझे मिगी भी पसंद हो रहे हैं तो आखने का मतलब ये है कि तरक्की तो तुम लोगों ने की है, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं समझता हूँ तुम लोगों की मेहनत है। जो तुम लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज तो तुम लोग भी हुए हो, हर लोग कहते थे कि ये केड़े चक्कर है पे दी, जैसे तुम्हारे घर वालों ने भी कहा होगा कोड़ी ब्याउड़ो ये केड़े चक्कर है पे दी, तो आज ये क्या पता। हाँ नहीं वो ब्याउड़ा दे आए कि दिन वो सच्चाई है भैन जी, वो सच्चाई है। लेकिन चक्कर ये है कि आज ये देखो ना ब्याउड़ी दी होंदी तो उन्हें हुए बल्कि मम्मी जी और चाव ने खेले नहीं है बड़ा बड़ा नहीं तो ता थोड़ी वही था ना, ज्यादा से ज्यादा भी थोड़ी देर वही चल रहा होता। 6 महीने तो पहले यही होना था, ए लाड़ी ये आई दियां ने महल्ले दियां जनानियां फिर दो यहाँ बंद है, तो वही चलना था। तो अभी तो तुम फिलहाल 30-30 बंदों को एक टाइम पे ओपन माइक पे परफॉर्म करने का मौका दे रही हो और वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ऑल थैंक्स टू पॉज और ऑल थैंक्स टू यू कि तूने मौके पर आ नहीं कितनी ब्याही हंसता है और इसको सीमेंट का गोदाम नहीं बनाया। अरे हाँ वो भी मैं कहना चाहूँगा सीमेंट के गोदाम के लिए मैं कहता हूँ। एक बार आपके पापा से मेरी तन्वी तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई तो मैंने उनको ऐसे ही मजाक में कह दिया मैं इन्नी जगह थल्ला अंकल जी कोई गोदाम सीमेंट का बनाओ। और तुम्हारे पापा ने आगे से कहा था कि नहीं बच्ची पैशन फॉलो करना चाहती है तो उसको करने दो, मैंने पूरा उसको इंडिपेंडेंस दी हुई है, वो फॉलो करे इस चीज़ को। और मैं समझता हूँ कि हर बाप को ऐसा होना चाहिए कि वो ना एक बार विश्वास उस पर कर दे कि हाँ बच्चे तुम एक टाइम जो है टाइम लिमिट होनी भी चाहिए। अब तुम 10 साल से बस तैयारी ही कर रहे हो, तैयारी अब ऐसा भी नहीं है कुछ, एक लिमिटेड टाइम में तुम अगर अपने अचीव कर सकते हो गोल तो वही बाप तुम पर कल प्राउड भी फील करेगा जी। बस तुम्हारी जो है धारणा जो है भावना जो है वो सही रहनी चाहिए जी। तो ओके थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए। एक बार लोगों को बोल देना सब्सक्राइब करने। हाँ सब्सक्राइब जरूरी वैसे कर देता हूँ तुसें भी देवड़ा दी कसम लग गया कर लाओ सब्सक्राइब क्योंकि बड़िया तगड़ियां चीज़ां सिंगिंग मिमिक्री शायरियाँ ते कॉमेडियाँ। तो मैं ये समझूंगा कि एक कूड़े के ढेर में मैं अपने आप को मानता था क्योंकि हंसना खेलना मैंने सभी बंद कर दिया था और आज तुम लोगों के सामने मैं कुछ बता पा रहा हूँ तो उसकी वजह एक पॉज भी बहुत बड़ी वजह है। तो इसलिए जुड़िए इसके साथ, फॉलो शेयर सब्सक्राइब वो सब तो करिए ही करिए लेकिन जुड़िए इसके साथ, इस कम्युनिटी के साथ, आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ जुड़िए और समझिए कि पॉज है क्या है जी। ओके थैंक यू। ऑलराइट थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक बने रहे हैं हमारे साथ इस एपिसोड में, आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी हो, कुछ नतीजा निकला हो।
अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारे लिए या फिर कोई आर्टिस्ट के लिए जो हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.